प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आज मैं पुनः आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के लिए एक नई टेस्ट सीरीज़ लेकर उपस्थित हूं। भविष्य में ये टेस्ट सीरीज़ मैं कोशिश करूंगा बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं और बहुत भूमिका ना बनाते हुए आज मैं आपके सामने पहले प्रश्न पे आ रहा हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामूहिक भोज उत्सव, कम्युनिटी फेस्टिंग एवं आवासीय भूमि के बीच बूचड़ खाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? स्लॉटर हाउस के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न को आप समझ पा रहे होंगे। और बूचड़ खाने का साक्ष्य, चार ऑप्शन है आपके पास। संगनकल्लू है और बुधियाल है और कोडेकल है और ब्रह्मगिरी है। बता सकते हैं आप कहां से मिला है बूचड़ खाना? तो बिल्कुल ठीक है, सही जवाब आपका बुधियाल है। और बुधियाल से हमें बूचड़ खाने के साक्ष्य, वध स्थल के साक्ष्य, या आप कह सकते हैं स्लॉटर हाउस के साक्ष्य मिलते हैं। और बुधियाल आपको ध्यान रखना चाहिए कर्नाटक में है। इससे जुड़े हुए मैं दो तीन प्रश्नों को और आपसे डिस्कस कर देता हूं। मध्य पाषाण काल में बूचड़ खाना कहां से मिलता है? ताम्र पाषाण काल में बूचड़ खाना कहां से मिलता है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मध्य पाषाण काल में हमें बागोर से भी कसाई खाने के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में ये ध्यान रखिएगा, दो स्थल हैं, बागोर है और दूसरा महदहा है। तीन बातें हो गई। पहला, बूचड़ खाना बुधियाल से है। फिर मध्य पाषाण काल में आप ध्यान रखिएगा बागोर राजस्थान में है। और फिर प्रतापगढ़ में स्थित प्राचीनतम मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा से भी हमें बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं। और इसी के साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं, ताम्र पाषाण काल में अगर आपसे कहता है बूचड़ खाना कहां से मिला है, तो ताम्र पाषाण काल में हमारे पास बूचड़ खाने के साक्ष्य दैमाबाद से हैं। ताम्र पाषाण काल में बूचड़ खाने के साक्ष्य हमारे पास दैमाबाद से हैं। मध्य पाषाण काल में बागोर और महदहा है। नव पाषाण काल में बुधियाल है। ये चार ऑप्शंस, ये चार विकल्प आपको अच्छे से याद रखने हैं। और आइए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा, ऐसा भी कहा गया है, अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहां से मिलती है? अस्थि निर्मित या हड्डियों से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहां से मिलती है? और यह प्रश्न बड़ा कॉमन है, कई बार रिपीट हुआ है। चार ऑप्शन है। गोदावरी नदी घाटी महाराष्ट्र, गलत है। नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन भी गलत है। और सही जवाब है आपका बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश। और यहां पर वो स्थल है लोहंदा। इस स्थल को भी याद रखिएगा। लोहंदा से हमें हड्डी की बनी या अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा मिलती है। और अगर यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूं कि ये बताइए कि ताम्र पाषाण काल में तांबे की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहां से मिलती है? तांबे की बनी मात्र देवी की प्रतिमा। अब देखिए प्रश्न चेंज हो गया। ताम्र पाषाण काल में तांबे की मात्र देवी की प्रतिमा तो आपको पता है, और सही जवाब है इनाम गांव। ध्यान रखिएगा, तांबे की मात्र देवी की प्रतिमा इनाम गांव से है। और अस्थि निर्मित या हड्डी से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, और वो स्थल है लोहंदा। तो मुझे उम्मीद है ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा, ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये दिखाई पड़ रहा है, संसार की समस्त वस्तुएं संघात मात्र हैं। संसार की समस्त वस्तुएं संघात मात्र हैं, अर्थात संसार अस्थिर एवं क्षणिक है। इस कथन का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है,
जैन धर्म से है, गीता से है या फिर वेदांत से है? सामान्य सा प्रश्न है और सही जवाब है बौद्ध धर्म से है। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है। बौद्ध धर्म का एक दर्शन ही है क्षण भंगवाद। हर चीज नष्ट हो रही है, ये संसार नश्वर है। ये कॉन्सेप्ट आपको बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ता है। यहां पर कुछ भी शाश्वत नहीं है और प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना के उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण है। एक प्रश्न और पूछा गया है कि बौद्ध धर्म और दर्शन का जो मूल सार है, मूल सिद्धांत क्या है, वो क्या है? तो वो है प्रतीत्य समुत्पाद। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, वो है प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत। अर्थात इसके कारण ये होता है और प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत 12 श्रृंखलाओं की चर्चा की गई है। इसी को कहा जाता है द्वादश निदान श्रृंखला। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो क्या कहता है। और आपके सामने चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिए। वो ये कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चित्रांकन हुआ है, मतलब मोरों का चित्रांकन हुआ है? 4 ऑप्शन है, शहबाजगढ़ी, लौरिया नंदनगढ़, मानसेहरा और फाइनली मास्की। सही जवाब है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के निचले हिस्से में मोरों का चित्रांकन हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये बताइए लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित पशु कौन सा था? तो अगर लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर स्थापित पशुओं की बात करें तो शीर्ष पर स्थापित है सिंह। इस बात को भी आप याद रखिएगा, शीर्ष पर स्थापित है सिंह या फिर आप कह सकते हैं शेर। एक बात मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभों पर दाना चुगते हुए हंसों का चित्रांकन हुआ है। दाना चुगते हुए हंस, ये भी याद रखिएगा, दाना चुगते हुए हंस। 2 स्तंभ हैं आपके पास, एक तो लौरिया नंदनगढ़ है और दूसरा रामपुरवा स्तंभ है। यहां पर एक प्रश्न और मेरे संज्ञान में आ रहा है और वो ये है कि रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु स्थापित है? तो सही जवाब है नटुआ वृषभ। नटुआ वृषभ, ध्यान रखिएगा। 3-4 प्रश्न इसी प्रश्न से बन गए। और अब देखिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब देखिए 5वां प्रश्न मेडिवल हिस्ट्री का है, आपकी स्क्रीन पर है। किसने औरंगजेब के शासन काल में व्यंग काव्य की रचना की? व्यंग काव्य की रचना की। इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइनर प्रश्न है, नेट में पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है और आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी मेरी नजर में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। व्यंग काव्य का रचनाकार था जाफर जटली। आप इसे याद रखिए, कई बार अक्सर करके लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और वो मुल्ला दाऊद को लगा देंगे, लेकिन सही जवाब है जाफर जटली। ओके, आगे देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। मैंने आपसे हमेशा कहा है 1 या 2 प्रश्न आपके लिए मैच दी फॉलोइंग के या फिर क्रम लगाने के लिए होते हैं और इसमें कतई आप एरो नहीं लगाएंगे, नंबरिंग करेंगे। गुलबदन बेगम की पुस्तक जैसा कि आप देख पा रहे हैं हुमायूं नामा है, तो गुलबदन बेगम के आगे आप 3 नंबर डालिए। ईश्वर दास नागर की पुस्तक फुतुहात आलमगीरी है, तो ईश्वर दास नागर के सामने आप 4 नंबर डालिए। याहिया अहमद बिन सरहिंदी की पुस्तक, तो आपको पता है तारीख है
मुबारक शाही है तो यहां पर 1 नंबर डालिए, और अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक तारीख शेर शाही है तो यहां पर आप 2 नंबर डालिए। आपके लिए विकल्प मैच हो रहा है 3 4 1 2। तो आइए विकल्प मैच कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। विकल्प आपके सामने है। अब आपको देखना है कि 3 4 1 2 ये वाला विकल्प कहां पे मैच कर रहा है। 3 4 1 2, तो तद अनुसार आपके पास सही विकल्प है डी, 3 4 1 2। गुलबदन बेगम की पुस्तक हुमायूंनामा, अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक तारीख शेरशाही, ईश्वर दास नागर की पुस्तक फुतुहात आलमगीरी, और फाइनली याहिया अहमद बिन सरिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही। तो इस तरह आपका चौथा विकल्प डी सही हो रहा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। वो ये कह रहा है कौन सा युद्ध जल एवं थल दोनों पे लड़ा गया था। कौन सा युद्ध जल एवं थल दोनों पे लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध, बिल्कुल ठीक है, घाघरा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको पता है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है घाघरा का युद्ध। एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल, जिसमें थल सेना के साथ साथ नौकाओं का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ था। यह घाघरा का युद्ध है। बाबर के जीवन में लड़े गए भारत में 4 युद्ध। आपको पता है 1526 में पानीपत का युद्ध है। 1527 में खानवा का युद्ध है। 1528 में चंदेरी का युद्ध है और 1529 में घाघरा का युद्ध। ध्यान रखिएगा, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर के जीवन में लड़ा गया अंतिम युद्ध था और 1530 में बाबर की डेथ हो गई। यह भी अक्सर करके पूछा गया है कि यह बताइए बाबर की मृत्यु कैसे हुई। बाबर की मृत्यु उसके लिए उसकी पुत्री गुलबदन बेगम अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में लिखती है कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा भिजवाया गया विष था। यह स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि बाबर की मृत्यु जहर के कारण हुई। यह डिटेल कौन देता है, तो यह डिटेल देती हैं गुलबदन बेगम अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां और बहुत सरल प्रश्न, बहुत कॉमन प्रश्न, बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। किस जाट नेता को प्लेटो या जाटों का अफलातून, ये भी ध्यान रखिएगा, या जाटों का यूलिसीज किसे कहा गया है, तो सही जवाब है सूरजमल। ये ध्यान रखिएगा, जाटों की वीरता का प्रतीक, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, जाटों का यूलिसीज कौन है, और वो है सूरजमल। यहां से मैं आपको एक बात और बता देता हूं, राजा राम ने अकबर के मकबरे को क्षति पहुंचाई थी। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर करके ये पूछा गया है कि ये बताइए किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसकी कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया, तो वो था राजा राम। अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त करने वाला राजा राम, जाटों की वीरता का पुष्प, जाटों का यूलिसीज, जाटों की वीरता का प्रतीक, इट इज सूरजमल। मैं यहां पर आपसे एक प्रश्न और डिस्कस करना चाह रहा हूं, राजपूतों की वीरता का पुष्प किसे कहा गया है। राजपूतों की वीरता का पुष्प,
तो राजपूतों की वीरता का पुष्प कहा गया है दुर्गादास को। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। राजपूतों की वीरता का पुष्प, राजपूतों का महान सेनानायक, तो इट वाज दुर्गादास। ध्यान रखिएगा। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है, कभी कभी छात्र इसमें गलत कर जाते हैं। बंगाल के उन जिलों की पहचान करिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। आपको ये पता है 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अब ये कह रहे हैं कि 1760 में जब बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ और मीर जाफर का दामाद बंगाल के नवाबों में सर्वाधिक योग्य नवाब मीर कासिम ने कौन से जिलों की जो जमींदारी थी या ये कह लीजिए राजस्व को ट्रांसफर किया, वो 3 जिले हैं, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। आप ध्यान रखिएगा, आपके पास ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, BMC, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, ये 3 याद रखिएगा। और इसी तरह एक प्रश्न ये आया है कि उत्तरी सरकार के 4 जिलों में कौन सा एक शामिल है, कौन से शामिल हैं, कौन सा से शामिल हैं। तो उत्तरी सरकार के लिए आपको याद रखना चाहिए 4 जिले हैं उत्तरी सरकार में, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, मार्स, MARS, मुस्तफानगर, एलोर, राजमहेंद्री और शिकागोल। आई रिपीट, मुस्तफानगर, एलोर, राजमहेंद्री और शिकागोल। उत्तरी सरकार में 4 जिले मार्च के नाम से याद रखिए, मुस्तफानगर, एलोर, राजमहेंद्री, शिकागोल। और अगर आप मीर कासिम से जुड़ा प्रश्न आ रहा है और वो 3 जिले पूछ रहा है तो उसको आप BMC से याद रखिएगा। और सही जवाब है बर्दवान, मिदनापुर एवं चटगांव। और अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है। 10वां प्रश्न ये कह रहा है, अवध की राजधानी किसने फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी? और इसमें सही जवाब है आसफ उद्दौला। बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने वाला इट इज आसफ उद्दौला। और बंगाल की राजधानी, ध्यान रखिएगा, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने वाला मीर कासिम, ये ध्यान रखिएगा, मीर कासिम, वही बंगाल का सर्वाधिक योग्य नवाब। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर कासिम। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ, आसफ उद्दौला। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अवध की स्वतंत्रता का संस्थापक सादत खान, अवध की स्वतंत्रता का संस्थापक सादत खान। ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब जिसने शाह आलम द्वितीय को और मीर कासिम को अपने यहाँ शरण दी थी, उसका नाम था शुजा-उद-दौला। और आपको ये बेहतर पता है कि सिराज-उद-दौला का संबंध बंगाल से है और सिराज-उद-दौला पलाशी के युद्ध में परास्त हुआ था। फिलहाल अगला क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय, तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था मुझे ये बताइए। और आपको पता है 22 अक्टूबर 1764।
तो इसका मतलब ये है 1764 में बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? और छात्र अमूमन जल्दबाजी में इस प्रश्न को गलत करते हैं और लगाते हैं मीर कासिम, जो कि गलत है और सही जवाब है इसमें मीर जाफर। आपको ध्यान रखना चाहिए मीर जाफर की जो पहली बंगाल की नवाबी है वो 1757 से 60 तक है। फिर आप ध्यान रखिएगा 1763 से 65 तक मीर जाफर बंगाल का दूसरी बार नवाब बनाया गया है। और प्रश्न आपसे कह रहा है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो किसी भी दशा में मीर कासिम नहीं है और वो जवाब है मीर जाफर। मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों को एंजॉय कर रहे होंगे। सारे कंफ्यूजन्स वाले प्रश्न मैं आपसे धीरे धीरे करके डिस्कस करूंगा। 12वां और बहुत आसान प्रश्न, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? और सही जवाब है नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ खान। ध्यान रखिएगा नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ खान। और यहां से जुड़ा हुआ मैं आपको एक प्रश्न और डिस्कस कर देता हूं। और सही जवाब जिस प्रश्न के लिए आप अक्सर परेशान रहते हैं, ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान। किसी भी दशा में अगर ये विकल्प में हो तो इन्हीं को चुनिएगा। और मुस्लिम लीग पे आने वाले दिनों में मैं आपको एक विशेष लेक्चर दूंगा 10-15 मिनट का। वहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं छात्रों के, गलत नहीं होंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 13 भी हमेशा कंफ्यूजन का विषय है। बम का दर्शन किसने लिखा था? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये पुस्तक किसकी है? और सही जवाब है भगवती चरण वोहरा की है। ध्यान रखिएगा ये पुस्तक भगवती चरण वोहरा की है। कभी भी भगत सिंह को मत चुनिएगा। भगत सिंह तभी चुने जाएंगे जब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इस पुस्तक को किसने पूरा किया। तो भगत सिंह ने इस पुस्तक को पूरा किया। ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने ये पुस्तक लिखी, बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। लेकिन वो इस पुस्तक को पूरा नहीं कर पाए और इस पुस्तक को पूरा करने वाले हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है और मुझे लगता है इस प्रश्न के लिए बहुत सारे छात्रों के पास बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। आपको पहले प्रश्न पढ़ता हूं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसने व्यक्त किया? एमके गांधी बिल्कुल नहीं। और सामान्य तौर पे छात्र इसमें विकल्प चुनते हैं मौलाना आजाद और बिल्कुल भी नहीं। तब आप कहेंगे सर ये जवाब सही क्या है? मैं आपको बता रहा हूं सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने तराना ए हिंद लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये स्टेटमेंट इकबाल का है और ये स्टेटमेंट आपको डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस के इतिहास में इसका जवाब मिलेगा। कभी भी मौलाना आजाद को मत चुनिएगा। फिलहाल गांधी तो कभी है ही नहीं। और सही जवाब है सर मोहम्मद इकबाल। और आज की टेस्ट सीरीज का 15वां और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा।
15वां प्रश्न भी बहुत अच्छा है, रिपीट हो सकता है पीजीटी में। किस मुस्लिम सुधारक ने स्वयं को हिंदू देवता कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया? वो कौन से मुस्लिम सुधारक थे जिन्होंने खुद को हिंदू देवता कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया? और पहला ही जवाब यहां पर दिखाई पड़ रहा है और वो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद कादियानी ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित किया। फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज को समाप्त करने का समय है। मैं मानता हूं कि अभी थोड़ी सी कुछ तकनीकी कमियां हैं आपके इन वीडियोस में, वो भविष्य में आने वाले दिनों में दूर कर दी जाएंगी। फिलहाल आप मेरी इस टेस्ट सीरीज को एंजॉय करिए, इन प्रश्नों को जरूर याद रखिए, इनको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बहुत प्रामाणिकता के साथ डिलीवर कर रहा हूं। फिलहाल आज मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।